नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं किशन चंद्र। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस, इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारत चीन सीमा को लेकर आ रही है। दरअसल चीन अब बातों को नहीं मान रहा है और बार बार बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है और यही इस बार मीटिंग में भी हुआ है। दरअसल भारत और चीन के बीच जो स्थिति बनी हुई है उसमें चीन की उस्कावे वाली हरकतें सामने आ रही हैं, लेकिन भारत भी यहाँ पर उसको माकूल जवाब दे रहा है। दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता और कूटनीतिक बातचीत के बाद भी हल नहीं निकल पाया है। अब चीन का कहना है कि भारत फिंगर 4 से पीछे लौटे और उतना ही हम भी पीछे जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 पे जाएगा और भारत फिंगर 1 के पीछे चला जाएगा, जबकि भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है। यानी कि इस सूरत में भारत फिंगर 1 तक ही सीमित रह जाएगा। चीन का मतलब साफ है कि भारत को उसी की सीमा के पीछे ढकेल दिया जाए और चीन जो हमारी पेट्रोलिंग एरिया में घुसा है वो उससे पीछे जाए। फिलहाल भारत ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया है। फिलहाल चीनी सेना पेंगोंग झील के पास फिंगर 5 के आसपास है और उन्होंने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिक और उपकरणों को तैनात किया है। यानी कि टेंशन दोस्तों बनी रहेगी और भारत यहाँ से बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। और अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, ऐसे में दोनों देशों के सैनिकों को वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन भारत ने अपने इंतजामात पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के इन हालातों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में पूरी सुरक्षा स्थिति का जायजा और समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि ये समीक्षा बैठक भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए राजनयिक स्तर पर हुई वार्ता के 2 दिन के बाद हुई है। इस बीच चीनी सेना ने बताया कि 20 से 21 अगस्त को सेना के कमांडरों की बैठक उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर सुरक्षा की स्थिति और सैन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई थी। आपको बता दें कि इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद थे। वहीं वायुसेना के आरकेएस भदौरिया ने भी इस बैठक में शिरकत की। सोर्सेज का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही बताया गया है कि हालात से निपटने के लिए भविष्य के कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जनरल नरवणे ने भारत की सैन्य तैयारियों, हथियारों और सैनिकों की तैनाती और वास्तविक नियंत्रण रेखा सहित सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ाके की सर्दी के बीच सैनिकों की तैनाती बनाए रखने को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी है। सूत्रों ने ये भी बताया कि भारत किसी भी हाल में सैनिकों की संख्या कम करने वाला नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय सेना ने चीन के साथ बातचीत में मजबूती के साथ कहा है कि विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल से पहले वाली स्थिति को बहाल किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेना का आकलन है कि चीनी सैनिक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेना लंबे समय तक एलएसी पर डेरा डाले रखने के लिए तैयार है और सेना प्रमुख जनरल नरवणे पहले ही एलएसी की अग्रिम इलाकों की तैयारियों को देख रहे हैं और सभी वरिष्ठ कमांडरों को सतर्क रहने और चीन के किसी भी दुस्साहस का आक्रामक तरीके से जवाब देने का संदेश दे चुके हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि सेना हथियार, गोला बारूद और अग्रिम मोर्चों पर डटे रहने के लिए विशेष वर्दी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, क्योंकि एलएसी के कई इलाकों में सर्दियों के दिनों में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। यही नहीं, भारत ने नई सड़कें बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है लद्दाख के एरिया में। यानी कि दोस्तों स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और अगर चीन यहाँ पर नहीं मानता है तो भारत भी वहाँ पर तैयार है किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर बीएसएफ को लेकर आ रही है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 436 ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना जो कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में उन्होंने अपना पद संभाला है, उन्होंने कहा है कि बीएसएफ का तकनीकी रूप से अपग्रेडेशन शुरू हो गया है। इसके तहत 436 छोटे और सूक्ष्म ड्रोन भारत पाक सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये सिस्टम पंजाब, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के लिए हथियार ले जाने वाले किसी भी ड्रोन को मारकर गिरा सकते हैं। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन यानी कि CIBM योजना के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के द्वारा संचालित सभी 1923 सीमा चौकियों को सेंसर, CCTV और ड्रोन फीड से लैस किया जाएगा। इसमें 1500 चौकियों सीमा की रेकी करने और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करने में ये सक्षम होंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जहां छोटे और माइक्रो ड्रोन की लागत लगभग 88 करोड़ रुपए आएगी, सुरक्षा एजेंसियों की मदद से बीएसएफ वर्तमान में संवेदनशील पंजाब सीमा पर स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण कर रही है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों और जम्मू कश्मीर में जिहादियों को राइफल, पिस्तौल और ग्रेनेड पहुंचाने के लिए चीनी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि बीएसएफ का जो तकनीकी अपग्रेडेशन है वो अस्थाना जी जो कि नए महानिदेशक बने हैं बीएसएफ के, उन्होंने शुरू कर दिया है और ये तत्कालीन
जरूरत भी है बीएसएफ के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन को लेकर। आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीन अब पूरे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी को अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे अपने 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइलों को तैनात कर रहा है। चीन ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट को शामिल किया है और उन्हें अंबाला में तैनात किया है। अब चीन को भारत के हवाई हमले का डर सता रहा है। खबरों की माने तो चीन ने रूस से मिले अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को भी यहाँ पर तैनात किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अनुसार तस्वीरों में बताया गया है कि भारत के हवाई हमले के खतरे को देखते हुए चीन भारत से लगी सीमा के हर कोने पे अपनी मिसाइलों को तैनात करा है। यही नहीं, भारत से तनाव को देखते हुए अपने पुरानी मिसाइलों और प्रणालियों को उसने अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुटोक काउंटी, नागरी-कुंशा एयरपोर्ट, उत्तराखंड की सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे शिखजे एयरपोर्ट और गोलगर हवाई ठिकाने, अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लुंजे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की है। इन ठिकानों पर 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर तैनात है। इसके अलावा उनकी मदद के लिए रडार और जनरेटर भी सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी मिसाइलें भारत की ओर से किसी भी हवाई हमले के खतरे को देखते हुए पूरे अलर्ट मोड पर है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारतीय सेना को लेकर। आपको बता दें कि जहां सरकारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं वो अपना काम समय पर नहीं करते हैं, तो ऐसे में भारतीय सेना अब निजी क्षेत्रों के पास जा रही है और निजी क्षेत्रों से करीबन 7.62 mm के एम्यूनेशन के लिए RFI जारी कर दी है। आपको बता दें कि 7.62 mm कैलिबर के एम्यूनेशन के लिए 10 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। RFI आर्मी के मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस द्वारा जारी किया गया था। आपको बता दें कि अलग अलग प्रकार के 62 mm एम्यूनेशन में इन सर्विस एम्यूनेशन के भी सभी निर्देशों को पूरा किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस यानी कि DGQA और ड्राइंग के साथ उपलब्ध सभी स्पेसिफिकेशंस जहां DGQA उपलब्ध है, निर्माताओं को आवश्यक एम्यूनेशन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस RFI के अनुसार टेक्नोलॉजी पार्टनर स्वदेशी या कोई विदेशी विक्रेता हो सकता है और 5 प्रकार के एम्यूनेशन खासकर की ड्रैगनॉफ स्नाइपर राइफल और गैलीली स्नाइपर राइफल के लिए होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही एम्यूनेशन का सप्लायर रहा है और पिछले कई सालों से निजी क्षेत्र को शामिल करने के प्रयासों में काफी देरी हुई थी। RFI में कहा गया है कि ये जो गोला बारूद की आपूर्ति होगी वो भारत में निर्मित होगी, जिससे ये बात साबित होती है कि निर्माता बुनियादी ढांचे को विकसित करेगा और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के 2 साल के भीतर ही एम्यूनेशन के निर्माण के लिए पूरा टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के साथ ये काम करेगा। ये प्रस्ताव ये भी कहता है कि निर्माता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद पहले 2 सालों के दौरान न्यूनतम 1 साल के स्टॉक कंपोनेंट्स की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित भी करेंगे, जो 100% स्वदेशी होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे साल में निर्माता फर्म को 2 साल का स्टॉक रखना होगा। यानी कि दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर हम ज्यादा भरोसा अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बात पे ये डिले करते हैं और कई बार तो ये लोग हड़ताल तक कर देते हैं। ऐसे में जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो आगे आएंगी और भारतीय सेना के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी को नहीं होने देंगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की करतूत को लेकर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू और कश्मीर के आरएसपुरा और सांबा सेक्टरों में पाकिस्तान एक बड़ी हरकत करने को तैयार है। बीएसएफ की खुफिया विंग ने अलर्ट जारी किया है कि इन इलाकों में पाकिस्तान सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई भारतीय इलाके में हमले की योजना बना रही है। बीएसएफ ने भारतीय सेना समेत अन्य सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को इस बारे में अलर्ट कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा करने वाली पहली रक्षा पंक्ति है। ये पाकिस्तान के साथ हमारी 2280 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा की रक्षा करती है। दूसरी अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन ने अपने सैटेलाइट लॉन्चर से एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम गाओफेन 905 रखा गया है। आपको बता दें कि साथ ही चीन ने टियाटू 5 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। खबरों के मुताबिक इस सैटेलाइट का इस्तेमाल चीन सीमा की निगरानी के लिए कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल जहां भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो वहीं चीन ने इसका एक बहुत बड़ा भूभाग अपने कब्जे में ले लिया है और इस सब के पीछे जो चाल है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और ओली की है। आपको बता दें कि 7 से ज्यादा चीन ने नेपाल के बॉर्डर के 7 से ज्यादा जिलों में अतिक्रमण कर दिया है और धीरे धीरे चीन नेपाल को बाउंड्री के पीछे की ओर धकेल रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों ज्यादा बात नहीं की जा रही है नेपाल में, क्योंकि अगर
ये रिपोर्ट दिखाई जाएगी तो नेपाल में हालात गंभीर हो सकते हैं और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को पूरी तरीके से दबाना चाहती है। आपको बता दें कि नेपाल के जो जिले चीन की विस्तारवादी गतिविधियों का शिकार हुए हैं उनमें दोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपाला चौक, संकुआ सभा और रासुआ के नाम है। नेपाल के सर्वे मैपिंग विभाग के मुताबिक चीन ने दोलखा में नेपाल की बाउंड्री को 1500 मीटर अंदर धकेल दिया है। दोस्तों ये बात अब नेपाल के लोगों को जाननी जरूरी है ताकि पता तो चले कि उनकी सरकार आखिर क्या कर रही है। भारत जहां उनको इतना सपोर्ट करता है, हर बात में उनके साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहता है, तो वहीं चीन धीरे धीरे पूरी की पूरी जमीन हथियाने की जद में लग गया है और उसने ऐसा कर भी दिया है। अब यहाँ पर नेपाल के लोगों को ही आगे आना होगा अपनी जमीन को बचाने के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और जापान को लेकर आ रही है। भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के शिखर सम्मेलन को लेकर अब कई बातें साफ हो रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यह बैठक सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की अगुवाई में होने वाली 14वीं भारत जापान शिखर बैठक दिसंबर 2019 में गुवाहाटी में होने वाली थी, लेकिन उससे पहले असम में हिंसा के बाद और कोविड की वजह से ये मीटिंग टलती रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन के अतिक्रमण और कोविड की वजह से बदले माहौल को देखते हुए इस बैठक की खास अहमियत होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेता भारत और जापान के बीच रणनीतिक रिश्तों को और गहराई देने के साथ विश्व के लिए एक वैकल्पिक सप्लाई चेन स्थापित करने के मुद्दे में बात कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार दिसंबर की प्रस्तावित बैठक से पहले ही दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता में शिखर सम्मेलन का काफी एजेंडा तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां काफी बदल गई। दोस्तों आपको बता दें कि चीन पर निर्भर सप्लाई चेन के विकल्प को लेकर कई रास्तों पर विभिन्न देशों में विचार विमर्श चल रहा है। भारत और जापान भी इस बारे में संपर्क में है। जापान की तरफ से भारत और ऑस्ट्रेलिया को मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन का मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि भारत और जापान की बैठक से पहले इस संदर्भ में तीनों देशों के संबंधित मंत्रियों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न या आपका सवाल या कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।